हाय बच्चों, मैं फिजिक्स का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ। प्रकाश का परावर्तन जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 2 मार्क्स का पूछा जाता है, 2 नंबर का बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है और इसके नियम क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, ज़रा समझा जाए कि प्रकाश का परावर्तन है क्या। आपने कभी देखा है किसी दर्पण पे जब हम प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती हैं, चमकती हुई दिखाई देती हैं। जब किसी चिकना कोई तल होता है, वहाँ पे जब हम प्रकाश इस वाइट बोर्ड पे प्रकाश डालेंगे तो इसका कुछ भाग क्या होगा, पहले अपने ही माध्यम में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो चिकनी फर्श होते हैं या चिकने तल होते हैं या समतल होते हैं या प्लेन भाग होता है, वहाँ से जब प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, वापस हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी चमकदार तल या सतह से टकराती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग अपने पहले ही माध्यम में वापस आ जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। समझ में आया। अब इसके क्या होते हैं, 2 नियम होते हैं बच्चों, लेकिन उन 2 नियमों को समझाने के लिए पहले यह देखिए, यह कोई एक मिरर है, यह कटा हुआ दर्पण का मिरर M1 और M2 है, इधर पेंट कर दिया जाता है। यह मिरर का मेन पॉइंट है और इससे होकर गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यह समतल यानी परावर्तन है, यह चमकदार तल है। जब प्रकाश की किरण को हम यहाँ से डालते हैं, इस चमकदार तल पे जब प्रकाश की किरण को डालते हैं तो यहाँ पढ़कर फिर क्या होता है, अपने पहले ही माध्यम में क्या हो जाता है, वापस हो रहा है। ठीक है, तो जाने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल या सतह पर डालते हैं तो प्रकाश की किरण क्या होता है, अपने पहले ही माध्यम में वापस होता है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जाने वाली किरण को आपतित किरण, लौट कर आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अब बच्चों, मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच में, मुख्य अक्ष और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण, जिसे हम I से डिनोट करते हैं। मुख्य अक्ष और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण को हम R से डिनोट करते हैं। इसकी एक विशेषता यह होती है बच्चों कि जितना ही आपतित किरण बनता है, आपतन कोण बनता है, उतना ही परावर्तन कोण बनता है। क्यों? क्योंकि या जैसे इसके 2 नियम बताए गए हैं। परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। पहला नियम यह होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, ये दोनों सदैव आपस में बराबर होते हैं। दूसरा इसका नियम यह है कि यह आपतित किरण, यह जो रेखा गई है, इस किरण को आपतित किरण, दूसरी रेखा क्या है, परावर्तित किरण। तो जरा ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब जो है, अभिलंब, मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर स्थित होते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। पहला नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम है आपतित किरण परावर्तित किरण मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर स्थित होते हैं। याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस इसको थोड़ा सा फिगर देखकर आप समझ सकते हैं। मैंने बताया क्या कि आपतन कोण जो I है वो परावर्तन कोण R के बराबर होता है सदैव। अगर यह I का मान 40 डिग्री बनेगा तो परावर्तन कोण का भी मान 40 डिग्री ही बनेगा। अगर यह 45 डिग्री का है तो यह भी क्या होगा, 45 डिग्री का ही होगा। अगर सपोज करो बच्चों कि I का वैल्यू 85 डिग्री है तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, 85 डिग्री ही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि परावर्तन का रूल कहता है कि आपतन कोण I, परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होता है। घर पे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपके घर में जो मिरर है, उस मिरर के सामने जब कोई टार्च हम जलाते हैं तो जितना ही झुक कर टार्च को जलाओगे उतना ही वो ऊपर की तरफ से निकलेगा। जब ऊपर से करोगे तो नीचे की तरफ से निकलेगा। जब एकदम मिड पॉइंट पे डालोगे तो वो मिड पॉइंट से होकर ही क्या होगा, प्रकाश का
परावर्तन हो जाएगा। अर्थात सब एकदम आसान शब्दों में जानना है, परावर्तन का मतलब ही लौटना होता है, वापस आना होता है। यानी जब प्रकाश की किरणें चमकदार तल या सतह से टकराकर जब वापस आती हैं तो उस किरण को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम हैं, एक आपतन कोण I, परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। याद करने वाली कोई चीज़ नहीं है, बस केवल समझते रहिए। दूसरा रूल जो है तुरंत होगा कैसे याद करने के लिए? आपतित किरण, परावर्तित किरण, मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर स्थित होते हैं। इसमें बच्चों नाम लिखना है आपतित, क्या लिखना है? आपतित, परावर्तित, बहुत आसान है ये नाम, 3 ठो याद होगा। आपतित, परावर्तित, मुख्य अक्ष, अभिलंब, मुख्य अक्ष, अभिलंब। तो बच्चों क्या हो जाएगा? हमको याद करने का तरीका क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण, मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर स्थित होते हैं। यही परावर्तन के नियम है। तो बच्चों बोर्ड एग्जाम में बस क्या पूछेगा क्वेश्चन कि परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम बताइए। 2 नंबर का है, इसको इत्मीनान से करिएगा। परावर्तन क्या है? जब किसी प्रकाश चमकदार तल या सतह से टकराती है तो प्रकाश का अधिकांश भाग वापस आ जाता है, लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके 2 नियम हैं, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R सदैव आपस में बराबर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, मुख्य अक्ष पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में एक बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण। स्फेरिकल मिरर क्या होता है? चूँकि हम परावर्तन पढ़ रहे हैं और परावर्तन तभी संभव है, कब, किस पे संभव है? मिरर पे। किस पे संभव है? मिरर पे, यानी दर्पण पे ही परावर्तन का होना संभव है, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, दर्पण मीन्स कि चमकदार तल हो, सतह हो, समतल भाग हो, उससे प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस आती है। तो ज़्यादा प्रकाश का परावर्तन कहाँ से होता है? दर्पण से होता है। इसलिए इस प्रकाश के परावर्तन में क्या पढ़ेंगे हम? दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या होता है बच्चों? तो कांच के खोखले गोले के एक भाग को, कांच जो होता है बहुत बड़ा होता है, वो खोखला भी होता है, तो कांच के खोखले गोले के एक भाग को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। कांच के एक खोखले गोले के भाग या एक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब ये कांच का कटा हुआ भाग यह है, आपका ये कांच है, ये खोखला गोला है, इसका कटा हुआ भाग ये मिरर होता है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? इसके पीछे रेड ऑक्साइड यानी चांदी की पालिश या पारे की पालिश करके उसके पीछे रेड ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब उस दर्पण पे बनना संभव हो जाता है। यानी इस गोलीय दर्पण में जो कांच का खोखला गोला काटा जाता है, उसके कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर या पीछे चांदी की पालिश या पारे की पालिश करके उसे रेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है, तो वो दर्पण का आकार ले लेता है। यह दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। यह दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, तीसरा होता है समतल दर्पण। बच्चों आपके सिलेबस में 2 ही दर्पणों के बारे में पढ़ना है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। अब ये होते क्या हैं, इनको बड़ी आसान तरीके से समझिएगा कि देखने से कैसे पता चलेगा कि कौन अवतल है और कौन उत्तल है और कौन समतल है। तो बहुत आसान है बच्चों। अवतल दर्पण क्या होता है? कांच का एक कटा हुआ भाग यहाँ से हम क्या करते हैं? काट लेते हैं। यह गोलीय दर्पण था, यहाँ से हमने क्या किया? काट दिया। इसका कटा हुआ भाग इस तरीके से हो जाता है। कटे हुए भाग को M1 कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? M2 कहते हैं। यानी मिरर से पहला जो भाग कट रहा है वो M1 है और दूसरा क्या है? M2 है। आपको मैंने बताया कि चांदी की पालिश करके, इसके पीछे चांदी की पालिश या पारे की पालिश करके इसके ऊपर रेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है। किससे पेंट कर दिया जाता है? रेड ऑक्साइड से पेंट कर दिया जाता है। इसका पीछे वाला भाग पेंट हो गया, आगे वाला भाग क्या हो जाता है? चमकदार हो जाता है। जो चमकता है प्रकाश का परावर्तन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण क्या होगा? यानी अवतल दर्पण क्या होता है? दर्पण का वह भाग, दर्पण का उठा हुआ भाग क्या किया जाता है? पेंट कर दिया जाता है और दबा हुआ भाग क्या किया जाता है? वो परावर्तन करता है। तो ऐसे दर्पणों को अवतल दर्पण कहते हैं। यानी अवतल दर्पण क्या होता है? जिस दर्पण का परावर्तक तल, परावर्तक मतलब आप समझिए परावर्तन, परावर्तक यह नाम आपको अब हमेशा सुनने को मिलेगा।
तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। परावर्तक परावर्तन ही है, और परावर्तन जहाँ शब्द आएगा उसका मतलब होता है कि तुरंत वहाँ से प्रकाश की किरणें वापस लौट जाती हैं। तो प्रकाश का परावर्तन यानी जिस दर्पण का परावर्तक तल, जिस दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है, दबा हुआ होता है, उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसमें यह है, इसका दबा हुआ भाग यह है, इसमें हम चेहरे को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। इधर पीछे की तरफ क्या किया गया है, पेंट किया गया है, ठीक है। तो यह जिसका भाग दबा हुआ हो उसको, जिसका भाग क्या है, दबा हुआ हो, उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अब उत्तल दर्पण आता है, तो उत्तल दर्पण में गोलीय दर्पण को इस तरीके से काट दिया जाता है। इसका कटा हुआ भाग इधर से हो जाता है, ये कटा हुआ भाग M1 है और क्या है, M2 है। इसके दबे हुए भाग पे क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है। तो इसका उठा हुआ भाग क्या है, कैसा कहलाता है, परावर्तक कहलाता है। कैसा कहलाता है, परावर्तक होता है, यह परावर्तक तल होता है। तो हम कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जिस दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है, उठा हुआ होता है, उस दर्पण को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तीसरा आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल हो, प्लेन हो, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। तो बच्चों इस चैप्टर में हमको अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के ही बारे में पूरी जानकारी लेनी है, पूरी पढ़नी है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे। इस क्वेश्चन को पूछ सकता है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, आप बताइए। तो डिफिनीशन देंगे, जिस दर्पण का परावर्तक तल दबा हुआ होगा वो क्या कहलाता है, अवतल दर्पण, और जिस दर्पण का परावर्तक तल उठा हुआ होता है उस दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। प्यारे बच्चों, यह जो टॉपिक है वो प्रकाश के प्रवर्तन में ही सबसे मेन टॉपिक है, और आपको ये समझना है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जो ये गोलीय दर्पण है, स्फेरिकल मिरर है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे आप नाम सुने होंगे, फोकस दूरी, ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इन सबको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इसको नहीं समझते हैं तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको कठिनाई आएगी। क्योंकि अब जो है इसके बाद इसी नामों से जाना जाएगा, आपको बताया नहीं जाएगा कि ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होती है, इसको डायरेक्ट डिनोट करना होता है। तो उसको समझने के लिए आपको बड़ी ध्यान से देखना होगा यह वीडियो, कि गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं में क्या क्या चीज़ें जानेंगे हम। वक्रता केंद्र के बारे में जानेंगे, मुख्य अक्ष के बारे में जानेंगे, ध्रुव के बारे में जानेंगे, फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस तल और दर्पण का द्वारक। इतनी चीज़ें बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा, जो कभी भूलेगा नहीं। आप बस एक बार घर पे प्रैक्टिस करिए, तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। चलिए वक्रता केंद्र बताते हैं। तो प्यारे बच्चों, गोलीय दर्पण, यह गोलीय दर्पण है। क्या है गोलीय दर्पण, जिसकी डिफिनीशन मैंने शुरू में ही बताया था कि गोलीय दर्पण कांच का एक कटा हुआ भाग, यानी एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यह गोलीय दर्पण है। तो भैया जो कोई खोखला हो या गोला हो तो उसकी कोई ना कोई तो वक्रता केंद्र तो होती ही होगी, सेंटर। अगर हमें कोई एक गोला बनाना है तो गोला कैसे बनाएंगे, इस सेंटर से तो बनाएंगे। तो यह सेंटर यहाँ पे है। तो इस गोलीय दर्पण के सेंटर को, गोलीय दर्पण के सेंटर को या गोलीय दर्पण के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C से डिनोट करते हैं। ध्यान से समझिए बच्चों, गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र C कहते हैं। दूसरा आता है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र C से होकर जाने वाली रेखा, या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण को जो रेखा दो भागों में काट देती हो, बांट देती हो, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, जानो बच्चों, कि गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र C है, और इस वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, मेन एक्सिस कहते हैं। अब इसके बाद आता है ध्रुव, जिसे पोल कहते हैं बच्चों। पोल क्या है कि यह वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली मुख्य अक्ष गोलीय दर्पण को जिस बिंदु पर काट देती है, गोलीय दर्पण को जिस बिंदु पर काट देती है, कौन, मुख्य अक्ष, उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। उस बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव। यानी गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र से होकर
जो रेखा गोलीय दर्पण को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु का नाम क्या होता है? ध्रुव होता है, पोल होता है। अब यह पोल ही जो है, पोल से सारी दूरियां मापी जाती हैं। पोल से ही क्या की जाती हैं? सारी दूरियां मापी जाती हैं। अब इसके बाद आता है फोकस बिंदु। फोकल बिंदु क्या होता है? तो बच्चों, वक्रता केंद्र जो C है और ध्रुव P है, उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु F कहलाता है। वक्रता केंद्र C, ध्रुव P का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? फोकस बिंदु F कहलाता है, जिसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। अब आता है बच्चों कि वक्रता त्रिज्या। क्या आता है? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या है? C बिंदु से लेकर P बिंदु, यानी वक्रता केंद्र C से लेकर ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं। वक्रता केंद्र C से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहते हैं, जिसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। यह फोकस बिंदु F होता है। अब उसके बाद क्या आता है? फोकस दूरी। फोकस बिंदु F और ध्रुव P के ठीक बीच की दूरी को स्मॉल f कहते हैं, जिसे फोकस दूरी F कहते हैं। यानी फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी F कहते हैं। अब उसके बाद से क्या आता है बच्चों? यह जो फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी और R में बहुत गहरा संबंध होता है, जिसका हेडिंग हम पढ़ाएंगे आपको। लेकिन अभी समझिए कि वक्रता केंद्र C और ध्रुव P का ठीक मध्य बिंदु फोकस बिंदु कहलाता है। C और P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। और हम दूसरी डिफिनीशन भी दे सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी, वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी F जो होता है वो 2R/2 के इक्वल होता है, और R जो होता है वह 2F के बराबर होता है। कह सकते हैं बच्चों कि जो फोकस दूरी है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। फोकस तल क्या है बच्चों? कि फोकस तल से, जहाँ फोकस बिंदु है, फोकस से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा को, फोकस बिंदु से होकर गुजरने वाली लंबवत रेखा को हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। दर्पण का द्वारक क्या है? दर्पण का द्वारक बच्चों, जो दर्पण का व्यास है, दर्पण का परावर्तन करने का, यानी जब कोई भी दर्पण है जहाँ से प्रकाश की किरणें जहाँ तक पहुँच पा रही हैं, ठीक है, वो वहीं तक की दूरी, यानी उस दर्पण का व्यास जो है वह दर्पण का क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। दर्पण का व्यास ही क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक है। और दर्पण के द्वारक से समझने का मतलब है कि अगर कोई ये मिरर कटा हुआ है तो यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो यह तो नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर डालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से प्रकाश की किरणों को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए यहाँ जहाँ से जहाँ तक रिफ्लेक्ट करता है उसी को हम क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों कि यह वीडियो पसंद आई होगी, और यह हमेशा काम आएगा, जिसमें वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, ध्रुव, फोकस बिंदु, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, फोकस तल और दर्पण का द्वारक होता है। ठीक है, इसमें जो भी हेडिंग नहीं समझ में आई हो कमेंट करिएगा, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, यह जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, वक्रता त्रिज्या R तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है बच्चों? फोकस दूरी में संबंध, तो फोकस दूरी जो या वक्रता त्रिज्या जो R होती है वो फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का है तो वक्रता त्रिज्या R जो होगा वो 20 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अगर फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर का है तो वक्रता त्रिज्या R जो है वो 30 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब यही बात सेम टू सेम है, यह है फोकस बिंदु, अगर F निकालते हैं फोकस दूरी तो यह R/2 हो जाता है, मतलब वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाती है। यानी वक्रता त्रिज्या 30 है तो इसकी फोकस दूरी 15 होगी, अगर वक्रता त्रिज्या 20 है तो इसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अब इसका सेकेंड पार्ट में जो है मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड पार्ट में बताऊंगा कि गोलीय दर्पण से जो रेखाएं खींची जाती हैं, यानी जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो उससे वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसे बनता है या किरण आरेख कैसे खींची जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा थर्ड वीडियो, जो आपके लिए देखना एकदम अनिवार्य है और उसको समझना है।
तो मैं बहुत जल्दी नेक्स्ट थर्ड वीडियो लाऊंगा और आप इत्मीनान से देखिएगा। इस वीडियो में जो नहीं समझ में आया होगा उसे तुरंत पूछ के अपना डाउट क्लियर करिएगा और 7th से होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी आप करते रहिए। फर्स्ट चैप्टर से 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं जो बहुत ही ईजी हैं, तो आप अपने चैप्टर को ज़रा सा रिवाइज करते रहिए। फिर जो चीज़ें नहीं समझ में आती है तो मैं कल नेक्स्ट वीडियो डालूँगा और उसमें आप देखेंगे। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।